Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing fine and welcome to Jab on the Go series. तो सबसे पहले तो मैं बता दूं ऑन द गो सीरीज क्या है और हम क्यों लेके आए हैं जिनको अभी तक नहीं पता इस सीरीज के बारे में। देखिए, ऑन द गो का मतलब कि चलते फिरते कहीं से भी ना आप जो अपनी जॉब की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाए। आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, एक वीडियो देख ली मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून में देख ली, इवनिंग में देख ली, तो 15 से 20 मिनट के रिकॉर्डेड सेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो आज का हमारा ऑन द गो सीरीज का जो टॉपिक है दैट इज लेक्चर 35 में हमने ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 कंप्लीट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम आज नॉमिनेशन फैसिलिटीज की बात करें, ज्वाइंट अकाउंट के टाइप और गार्निशिंग ऑर्डर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसी के साथ मैं बता दूं कि जैसे जैब रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डे 22 है। तो ये फ्री ई बुक आपकी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है प्रिपरेशन के दौरान। तो इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट कि उनको कैसे अप्रोच करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंस 2023 और आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 1200 एमसीक्यूज मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो सी सच अ लार्ज बैंक ऑफ क्वेश्चंस यू आर गेटिंग हियर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको जस्ट बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है और आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जॉइंट अकाउंट की बात करनी थी। तो जॉइंट अकाउंट में हमने क्या क्या टाइप्स पढ़ने हैं, पहले हम जॉइंट अकाउंट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो इसमें टाइप्स हैं, जॉइंटली और सर्वाइवर, आपका आइदर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर, फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर। तो सबसे पहले ना जॉइंटली विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज की बात कर लेते हैं। तो ये अकाउंट ऑपरेट किया जाता है जॉइंटली बाय ऑल अकाउंट होल्डर। अब इस केस में सपोज कीजिए दो लोग हैं, एक है राम, एक है राहुल। ठीक है, इन दोनों ने इस मोड पे अकाउंट चलाया था। अब इसमें अगर राम की डेथ हो जाती है तो जो राइट है फंड्स का वो पास हो जाएगा लीगल एयर को। यानी राम का जो लीगल एयर होगा, मान लीजिए इनका बेटा या कोई भी है, उनको पास हो गई। राहुल जो है वो अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकता, ऑपरेशन स्टॉप कर दिए जाएंगे और बैलेंस पे टू सर्वाइवर जो इनका हिस्सा है इसको मिल जाएगा और जो राम का हिस्सा था वो उनके लीगल एयर को, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज। अब वन बाय वन ये टाइप हम डिस्कस करेंगे, ज्वाइंटली और सर्वाइवर। इसमें ना अकाउंट ऑपरेट किया जा रहा है भाई ऑल अकाउंट होल्डर। अगर डेथ हो जाती है किसी की तो जो सर्वाइविंग होल्डर है उसके पास राइट चला जाएगा अकाउंट का। जैसे राम और राहुल थे, राम की डेथ होगी तो राहुल के पास राइट चला जाएगा। यहाँ पे अभी लीगल एयर को पेमेंट नहीं जा रही। ठीक है, अगर राहुल की भी डेथ हो जाएगी तो फिर आगे जो इनके लीगल एयर है उनको पेमेंट हो जाएगी। राइट। देन आइदर और सर्वाइवर, यहाँ पे दो होल्डर ओपन करते हैं इस अकाउंट को, तो कोई एक उनमें से ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, अब डेथ हो जाती है किसी एक की तो फिर दूसरे को राइट मिल जाएगा। अब सर्वाइवर की भी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। यानी कोई एक पर्सन बैंक में जाके ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर सकता है, जो भी करने उसमें दोनों का ही पैसा एक तरीके से इसमें पड़ा होता है। दो होल्डर इसमें रहेंगे आइदर और सर्वाइवर में। देन एनी वन और सर्वाइवर, यहाँ पे एनी नंबर ऑफ होल्डर, कितने होल्डर हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एक कंडीशन है, कोई एक उनमें से ऑपरेट कर रहा होगा। अब यहाँ पे राम भी है, राहुल भी है और मान लीजिए और प्रिया भी है। ठीक है, और भी कोई हो सकता है। तो इनमें से ये राम ही अकाउंट चला रहा है। अब जब तक राम अकाउंट चला रहा था, ठीक है, अब राम की डेथ हो जाती है तो जो सर्वाइवर बच गए राहुल और प्रिया, ये ऑपरेट कर सकते हैं ज्वाइंटली। इनको फ्रेश मैंडेट कर देना पड़ेगा, या आइदर और सर्वाइवर पे भी चला सकते हैं, ज्वाइंटली भी चला सकते हैं, या इनको पैसा भी मिल सकता है जो अकाउंट में पड़ा है। नॉमिनी को पैसा कब मिलेगा, जब डेथ हो जाएगी सभी सर्वाइवर की। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या था, यहाँ पे सिर्फ दो होल्डर थे, उनमें से कोई एक चला सकता है। यहाँ पे दो से ज्यादा एनी नंबर ऑफ होल्डर हो सकते हैं और उनमें से कोई एक ऑपरेट करेगा। उसकी डेथ हो जाती है तो फिर ज्वाइंटली भी ऑपरेट कर सकते हैं बाकी के होल्डर, या फ्रेश मैंडेट दिया जा सकता है अगर आइदर और सर्वाइवर मोड या किसी और मोड पे, एनी वन और सर्वाइवर मोड पे आप चलाना चाहते हो। फॉर्मर और सर्वाइवर, ये वाला अकाउंट ना आप काफी बार देखोगे जब हम ये एनआरआई अकाउंट की बात करेंगे। बाकी रेजिडेंट अकाउंट है फॉरेन करेंसी में, वहां पे भी फॉर्मर और सर्वाइवर यूज होगा। तो दो लोग इसको चला रहे होते हैं, बट कंडीशन क्या है कि फर्स्ट होल्डर ही लाइफ टाइम के लिए चलाएगा। अब सपोज कीजिए ये राम है, ये राहुल है, राहुल राम का बेटा है सपोज कीजिए। तो राम जो है फर्स्ट होल्डर है, जब तक राम जिंदा है तो राम ही ऑपरेट करेंगे इस अकाउंट को। राम की डेथ हो जाएगी फिर राहुल जो है इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए फर्स्ट होल्डर ही अकाउंट को चला रहा होगा। देन फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर, देखो यहाँ पे राम राहुल तो थे पिछले हमारे उसमें, यहाँ पे राम राहुल है, प्रिया है,
और राम की वाइफ भी है, सपोज कीजिए सीता, ठीक है। तो ऑपरेटेड बाय फर्स्ट होल्डर, अभी राम ही चला रहे हैं अकाउंट को, फर्स्ट होल्डर ही लाइफ टाइम के लिए। राम की डेथ हो जाती है तो जो सर्वाइवर है ये ऑपरेट कर सकते हैं ज्वाइंटली, या फ्रेश मैंडेट दे सकते हैं, या इनको इनका हिस्सा मिल सकता है। सभी की डेथ हो जाती है, मान लीजिए सिर्फ एक ही रहा, प्रिया ही रही, बाकियों की डेथ होगी तो अमाउंट सर्वाइवर को पे कर दिया जाएगा। बाकी सबकी हो जाती है तो फिर नॉमिनी को पैसा मिलेगा। तो ये रहता है आपका फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स थे, जॉइंटली किस मोड पे आप चला सकते हो वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शंस चेंज करनी है तो सभी जॉइंट अकाउंट होल्डर जो मिलके देंगे। अगर कोई आपने रिवोकेशंस करनी है इंस्ट्रक्शंस की तो ओरिजिनल अथॉरिटी या सर्वाइवरशिप क्लॉज रिवोक कर सकता है किसी के भी द्वारा। फर्दर ऑपरेशन ज्वाइंटली चलाए जाएंगे आफ्टर फ्रेश इंस्ट्रक्शन। स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन करनी है चेक की तो वो कोई एक भी कर सकता है। आप अकाउंट को ज्वाइंट से सिंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हो और सिंगल से ज्वाइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देन अगर ज्वाइंट होल्डर की इंसैनिटी हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो फिर जो उसकी इंस्ट्रक्शंस होगी ना, जो उसके द्वारा दी गई होगी, वो काउंटरमेंट कर दी जाएगी। चेक साइन बाय सच पर्सन नॉट टू बी पेड आफ्टर नोटिस ऑफ इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी, और अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है ज्वाइंट होल्डर की रिक्वेस्ट के बाद। मोड ऑफ ऑपरेशन अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो फिर ज्वाइंटली मोड कंसीडर करेगा बैंक, राइट। तो इसी के साथ हमारा जॉइंट अकाउंट के बारे में जो हमने डिस्कस करना था वो कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे नॉमिनेशन फैसिलिटी की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और नॉमिनेशन के ऊपर तो अब रूल चेंज हो गए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 नवंबर 2025। तो बैंकिंग आपका जो लॉ है उसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं। अब उसमें क्या बोला गया कि अब आप 4 नॉमिनी रख सकते हो पर अकाउंट, और लॉकर है चाहे आपका। पहले एक होता था, अब अगर डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की, लॉकर होल्डर की, तो बैंक रिलीज करेगा अकाउंट प्रोसीड विदाउट आस्किंग फॉर एनी डॉक्यूमेंट। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट ऑर्डर, किसी चीज की जरूरत नहीं होती जब नॉमिनेशन करके गए इंडिविजुअल, ठीक है। अब दो तरीके से नॉमिनेशन होगी, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। तो बैंक लॉकर की बात करें तो सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनेशन फॉलो होगी। तो ये क्या होता है इसके बारे में भी अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, अभी न्यू अमेंडमेंट्स क्यों कहेगी, देखो जो प्रपोज किया गया कि 4 नॉमिनी रखने, रीजन क्या था। पहला रूल क्या था कि एक नॉमिनी था। प्रॉब्लम क्या थी उसके साथ कि एसेट ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, ठीक है, लीगल डिले होता था, अनक्लेम्ड एसेट डेफ को ट्रांसफर हो रहे थे आफ्टर 10 ईयर्स, तो फैमिली डिस्प्यूट और कंफ्यूजन काफी ज्यादा रह रहा था। तो इसी वजह से अमेंडमेंट कर दी गई और ये बोला कि ठीक है अब आप 4 नॉमिनी रख लो। दो ऑप्शन दी हमने, ठीक है। अब एक हमारा साइमल्टेनियस नॉमिनेशन, एक सक्सेसिव। अब साइमल्टेनियस का मतलब क्या है कि आप स्पेसिफिक रेशो असाइन कर रहे हो। मतलब एक इंडिविजुअल है राम, इसने क्या किया, 40% हिस्सा वाइफ को दे दो, 30% हिस्सा सन को, और 30% हिस्सा डॉटर को दे दो। तो ये परसेंटेज में स्पेसिफाई कर दिया। तो दैट इज योर साइमल्टेनियस नॉमिनेशन। 4 से ज्यादा नॉमिनेशन रखोगे तो वो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। 4 मैक्सिमम है आपके, ठीक है। तो इस परसेंटेज में ये पैसा इनको मिलता जाएगा, राइट। अब ये नहीं कि वाइफ नहीं रही तो इनका पार्ट जो है वो 40% इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो जिस तरीके की रेशो है उसके अकॉर्डिंग बैंक पेमेंट करेगा। सक्सेसिव नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे आपका प्रायोरिटी ऑर्डर पे पेमेंट होती है। यानी प्रायोरिटी किसको दी, लॉकर के केस में भी कि जो आपके लॉकर प्रोसीड है वो पहले किसको दिए जाएं। तो अगर वाइफ को प्रायोरिटी दी है तो वाइफ को मिलेगा अमाउंट। फिर क्या है, डॉटर को है तो फिर वाइफ नहीं रही तो डॉटर को, फिर सन को। प्रायोरिटी है कि पहले किसको दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब एसेट नेक्स्ट नॉमिनी को तभी मिलेगा अगर प्रीवियस वन की डेथ हो जाती है। बट साइमल्टेनियस में क्या था, स्पेसिफिक रेशो थी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। देन तो बैंकिंग कंपनी नॉमिनेशन रूल रेगुलेशन एक्ट क्या बोलता है कि अमेंडमेंट की गई थी बैंकिंग लॉ में 1983 में, जो अभी अमेंडमेंट 2025 में की गई है 4 नॉमिनी की ना, उसमें ये न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस करे गए थे कि अगर आप नॉमिनेशन करना चाहते हो तो फॉर्म DA 1 फिल करो, कैंसलेशन करना चाहते हो जो नॉमिनेशन आपने करी थी तो फॉर्म DA 2, फॉर्म DA 3 रहता है अगर चेंज करना चाहते हो नॉमिनेशंस, तो फॉर्म DA 3 आपको फिल करना पड़ता है। तो देखो जो फिड्यूशरी कैपेसिटी में किसी ने डिपॉजिट्स रखे हैं तो वो नॉमिनेशन नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर सोल प्रोप्राइटर कंसर्न। ये हमने सोल प्रोप्राइटर क्यों ऐड किया, बिकॉज लॉ की नजर में ये सेम ही कंसीडर किया जाता है इंडिविजुअल के जैसे ही, ठीक है। तो इसलिए सोल प्रोप्राइटर को छोड़ के बाकी कंपनीज, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म, ये जो है अगर आप फिड्यूशरी कैपेसिटी में कहीं पे काम कर रहे हो तो आप नॉमिनेशन नहीं कर सकते हो। डिपॉजिट जो माइनर के द्वारा रखे गए हैं वो कौन नॉमिनेशन कर सकता है, जो पर्सन लीगली कॉम्पिटेंट है, गार्डियन यानी,
है ना, वो नॉमिनेशन कर सकता, माइनर नॉमिनेशन नहीं कर सकता। फिर फीचर्स क्या है कि जो आपका है नॉमिनेशन दैट इज एंटाइटल टू रिसीव ऑन डेथ ऑफ ऑल डिपॉजिटर, है ना, अमाउंट। तो एक तरीके से हमें समझना है कि नॉमिनी जो है ना वो कभी भी डिपॉजिटर नहीं बनेगा अकाउंट का। ठीक है, उसका काम क्या है कि उसने संभाल के रखना है, आगे लीगल एयर को पास ऑन कर देना। अब लीगल एयर चाहे ऑब्जेक्शंस करे चाहे कुछ करे, बैंक को वो रूल फॉलो करना पड़ता है जो पहले इंडिविजुअल नॉमिनेशन में रखे गए इतना इतना अमाउंट। ठीक है, तो वो डिपॉजिटर कभी भी अकाउंट के नहीं बनेंगे। तो हमने डिस्कस किया कि नॉमिनेशन परमिटेड नहीं है किसके केस में, डायरेक्टर ऑफ कंपनी है, कोई सेक्रेटरी एसोसिएशन का है, पार्टनर है फर्म का, करता है एचयूएफ का, तो ये नॉमिनेशन नहीं कर सकते। अगर कोई नॉमिनेशन नहीं किए तो एंडोर्समेंट दो नॉमिनेशन फॉर्म में। टर्म डिपॉजिट्स के केस में नॉमिनेशन वैलिड रहती है जब आप रिन्यू करवा लेते हो, और नॉमिनेशन इंडिविजुअल के ही फेवर में रहेगी। ठीक है, देन मल्टीपल अकाउंट है तो सेपरेट नॉमिनेशन करनी पड़ेगी। एक एफडी चल रही है, एक आपका सेविंग अकाउंट है, और भी कोई अकाउंट है, तो अगर आप नॉमिनेशन करना चाहते हो तो फिर मल्टीपल अकाउंट में सेपरेट सेपरेट नॉमिनेशन आप करोगे, चाहे आप एक ही, चाहे आप वो 3 लोगों को ही रख रहे हो नॉमिनेशन में, बट सेपरेट करनी पड़ेगी। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गार्निशी ऑर्डर। तो इससे पहले हमने नॉमिनेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। आपको ध्यान रखना है कि माइनर नॉमिनेशन नहीं कर सकता। ठीक है, नॉमिनेशन 2 तरीके से होती है, सक्सेसिव, साइमल्टेनियसली। 4 नॉमिनी अब आप रख सकते हो। इंडिविजुअल को नॉमिनी रखा जाता है तो वो एनआरआई भी हो सकता है, कोई भी लोग हो सकते हैं। कर्ता, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में डायरेक्टर, ये नॉमिनेशन नहीं कर सकते, और वो नॉमिनी जो डिपॉजिटर नहीं बनता अकाउंट का। ऑलराइट, तो चलिए, अब गार्निशी ऑर्डर भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हर बार इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब ये है क्या, ये कोर्ट के द्वारा दिया गया एक ऑर्डर होता है जिसको हम गार्निशी बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन है करण, जिसको आप जजमेंट डेटर बोल रहे हो, एक रोहन है। तो रोहन ने ये करण को पैसे उधार दिए थे, मान लीजिए 5 लाख, और ये करण ने प्रॉमिस किया था कि आई विल पे यू आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, अब 6 मंथ से ऊपर का टाइम क्रॉस हो गया, रोहन को पेमेंट ही नहीं आई। अब रोहन के पास क्या रास्ता है, वो कोर्ट को अप्रोच करता है। कोर्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में उसने कोर्ट को अप्रोच किया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मेरे पैसे मुझे नहीं मिले। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ना ऑर्डर पास करता है 2 तरीके से। पहला होता है प्रीलिमिनरी ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जिसको बोला जाता है ऑर्डर निसी। ठीक है, ये किसको दिया गया, जो ये करण का बैंक है, डेटर्स डेटर, है ना, गार्निशी बोल देते हैं हम बैंक को। यहाँ पे कई बार तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि गार्निशी कौन है, गार्निशी ऑर्डर में तो बैंक होगा जहाँ पे करण का अकाउंट होगा। करण कौन है, जिसने उधार लिया था उसको हम जजमेंट डेटर बोलते हैं, जिसने उधार दिया था वो जजमेंट क्रेडिटर है या गार्निशर है। अब निसी ऑर्डर जब पास हुआ तो बैंक को क्या पूछा गया, क्या बोला जाता है इसमें, बैंक क्या करता है, एक तो करण को इन्फॉर्म कर दिया गार्निशी ऑर्डर आया है, और बैंक से एक्सप्लेनेशन मांगी जा रही है क्यों ना फंड्स रेमिट करे जाएं करण के अकाउंट से। ठीक है, और करण के अकाउंट की कंडीशन जानना चाहता है बैंक, ये कोर्ट अपना, कि क्या कंडीशन है, वो जानबूझ के पेमेंट कर रहा है कि नहीं। फॉर द सेफर साइड, जब बैंक कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो बैंक क्या करते हैं, अब इससे कोई पेमेंट नहीं जाएगी करण के अकाउंट से। ठीक है, कई बार सस्पेंस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं कि गलती से भी पेमेंट ना जाए, और चेक वगैरह भी जो आएंगे वो भी रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो गार्निशी ऑर्डर में देखो, अगर गार्निशी ऑर्डर आया करण के नाम पे और अकाउंट होल्डर अजय और करण है, ठीक है, तो नहीं लगेगा गार्निशी ऑर्डर। क्यों, देखो ज्वाइंट अकाउंट की अगर हम बात करें, ज्वाइंट अकाउंट के केस में क्या होता है ना, अगर आप आइदर और सर्वाइवर मोड पे अकाउंट ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, और सिर्फ ऑर्डर आया करण के नाम पे, तो नहीं होगा अटैच, क्योंकि फंड्स दोनों के पड़े हैं ना उसमें। बट अगर सपोज कीजिए गार्निशी ऑर्डर आता करण, बीसी, इन सबके नाम पे, तो फिर अटैच हो जाता, सबके नाम पे आया ना। अब अगर गार्निशी ऑर्डर आया है करण के नाम पे ही, अकाउंट है फॉर्मर और सर्वाइवर मोड पे, तो अटैच हो जाएगा। क्यों, फॉर्मर और सर्वाइवर में हमने क्या पढ़ा कि लाइफ टाइम के लिए अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है, करण, तो करण का हिस्सा है उसमें। तो ये इससे केस स्टडी भी बन जाती है कई बार, तो ये ध्यान रखना है। आइदर और सर्वाइवर मोड पे है तो नहीं अटैच होगा, फॉर्मर और सर्वाइवर पे है तो अटैच होगा। अब गार्निशी ऑर्डर आया करण के नाम पे, अकाउंट होल्डर पार्टनरशिप फॉर्म में, तो नहीं होगा पार्टनरशिप फॉर्म पे, नहीं लगेगा ऑर्डर। गार्निशी ऑर्डर पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे आया है, अकाउंट होल्डर करण है, तो अटैच हो गया करण का। क्यों हुआ, क्योंकि पार्टनर्स की क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, इनके पर्सनल एसेट भी अटैच हो जाते हैं ना डेट चुकाने के लिए, तो उनका अटैच हो जाएगा। गार्निशी ऑर्डर है करण के नाम पे, ट्रस्ट का अकाउंट है, ये ट्रस्टी है ट्रस्ट में। ठीक है, तो ट्रस्ट का अकाउंट अटैच थोड़ी होगा इनके पर्सनल डेट को क्लियर करने के लिए, इन्होंने नहीं पेमेंट करी थी किसी पर्सन को,
है ना? तो ट्रस्ट का अकाउंट अटैच नहीं होगा। और तो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है देखो, गार्निशी ऑर्डर जब आता है टाइम और डेट जो है नोट डाउन करनी होती है, राइट? और क्रेडिट बैलेंस के साथ जितने भी अकाउंट है वो अटैच होते हैं। अब हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया गार्निशी ऑर्डर का जो था आपका नीसी ऑर्डर। एब्सोल्यूट ऑर्डर क्या होता है ये हमने नहीं किया उस टाइम पे, सॉरी। तो अब मैं बता दूं एब्सोल्यूट ऑर्डर क्या होता है। नीसी ऑर्डर प्रीलिमिनरी ऑर्डर था। क्या बोला गया था, बैंक से अकाउंट की कंडीशन जानी गई थी और वो सस्पेंस अकाउंट में पैसा मतलब अकाउंट जो है वो ब्लॉक एक तरीके से कर दिया जाता है कि कोई पेमेंट ना जाए। फिर जब बैंक बता देता है कोर्ट को, कोर्ट देख लेता है, तो कोर्ट क्या पास करता है, सेकंड ऑर्डर, जिसको बोला जाता है एब्सोल्यूट ऑर्डर। इसमें बैंक को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वो फंड रेमिट करो, कोर्ट को दो। कोर्ट फिर आगे रोहन को पेमेंट कर देता है। तो दो पार्ट में गार्निशी ऑर्डर, नीसी प्रीलिमिनरी पहला ऑर्डर, एब्सोल्यूट सेकंड ऑर्डर, राइट? तो जितना भी आपका अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है वो अटैच होता है, राइट? देन मान लीजिए गार्निशी ऑर्डर आया 10 बजे। अब आपके अकाउंट में 1 बजे दोपहर को 2 लाख आ रहा है, पर 10 बजे जो पैसा था आपका, मान लीजिए 1.5 लाख पड़ा था, तो ये 1.5 लाख ही अटैच होगा, ये 2 लाख नहीं, क्योंकि गार्निशी ऑर्डर 10 बजे आया तब इतना पैसा था, 1 बजे पैसा आ रहा है वो अटैच नहीं होता। टर्म डिपॉजिट अटैच हो सकती है मेच्योरिटी के बाद, कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहती चेक पेमेंट करने की जब गार्निशी ऑर्डर रिसीव हो जाता है, ठीक है? अब अभी क्या है, चेक प्रेजेंट किया, क्लियरिंग का टाइम कंप्लीट नहीं हुआ तो चेक रिटर्न कर दिया जाएगा। और इंटरनल ट्रांसफर कर रहे हो, यानी राम है वो अपने फ्रेंड करण के अकाउंट में, सेम बैंक है दोनों का एसबीआई, ट्रांसफर करें इंटरनल ट्रांसफर, बट अभी करण को मैसेज नहीं किया कि पैसे जो हैं वो क्रेडिट हो गए, तो फिर गार्निशी ऑर्डर आ गया उस टाइम के दौरान, तो फिर वो वापस हो जाएगा पैसा, ठीक है? अगर चला गया होता करण को मैसेज तो फिर उनको पैसा देना पड़ता। अब अमाउंट मेंशन ही है तो एंटायर अमाउंट अटैच होगा। अगर गार्निशी ऑर्डर आया और उस पे नहीं मेंशन किया गया कितना अमाउंट करना है अटैच, तो सारा का सारा अमाउंट अटैच हो जाएगा। प्रोप्राइटर का अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट, सोल प्रोप्राइटर की हमने बात की ना, वो लॉ की नजर में दोनों सेम कंसीडर किए जाते हैं। आपने एफडी के अगेंस्ट लोन लिया है तो जो फ्री अमाउंट है वो अटैच होगा। मल्टीपल अकाउंट है तो नेट बैलेंस चेक किया जाएगा, क्रेडिट में और डेबिट में कितना पड़ा है, उसके बाद नेट निकाल के पॉजिटिव बैलेंस अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है? अब कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट है तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता, ना ही उन पे एप्लीकेबल होता अगर आपने फिक्स डिपॉजिट लिया एज अ सिक्योरिटी फॉर सम लोन, चेक प्रेजेंट क्लियरिंग में जो रियलाइज नहीं हुआ, जो हमने डिस्कस किया। अमाउंट आफ्टर ऑर्डर डिपॉजिट करा रहे हो नहीं लगेगा। अदर बैंक अकाउंट है डिफरेंट नेम में, नॉट इन ऑर्डर नहीं अप्लाई होगा। और बैंक के जो राइट होते हैं जैसे सेट ऑफ हो गया, ठीक है, बैंक को प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद वो गार्निशी ऑर्डर अप्लाई करेंगे, बैंक पहले अपना अमाउंट रिकवर करेंगे। और अगर आपका बैलेंस है इंडिया के बाहर तो नहीं अटैच होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट की पावर तो इंडिया तक ही सीमित है ना। दुबई में आपका एक अकाउंट है उसमें पैसा पड़ा है तो वो पैसा अटैच नहीं होगा। लिक्विडेटर हो, अगर लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया कंपनी का तो फंड्स बिलोंग हो गए ना लिक्विडेटर को, तो नहीं अटैच होगा। लियन सेट ऑफ है तो बैंक के राइट को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है? तो ये हो गया आपका गार्निशी ऑर्डर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नॉमिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। देन आपका ज्वाइंट अकाउंट भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मिस्टर शर्मा का फिक्स डिपॉजिट है 10 लाख है XYZ बैंक में, बट उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे रखा हुआ है 6 लाख के लोन के लिए। गार्निशी ऑर्डर फॉर 8 लाख इशूड ऑन हिज FD, तो कितना अमाउंट जो है बैंक अटैच कर सकता है? क्या डिस्कस किया था हमने एफडी के अगेंस्ट में? सिक्योरिटी ले रखी है 6 लाख के लोन की, तो कितना फ्री अमाउंट है, 4 लाख, तो वो अटैच होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर दीपक ने ओपन किया फिक्स डिपॉजिट इतने अमाउंट का 15 लाख का, उन्होंने नॉमिनेशन की इन द फेवर ऑफ वाइफ सन डॉटर। अब आफ्टर 2 ईयर डॉटर अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर्ड, मिस्टर दीपक ने अपडेट नहीं किया और वेरी नहीं किया नॉमिनेशन, मिस्टर दीपक की डेथ होगी, तो कौन सी नॉमिनेशन उन्होंने स्टार्टिंग में की, ये जो ये परसेंटेज डिक्लेयर की, आपको क्या लग रहा है कौन सी नॉमिनेशन है? सक्सेसिव है, साइमल्टेनियस, कंडीशनल, इनवैलिड, तो ये कौन सी थी? हमने क्या डिस्कस किया था, जब परसेंटेज असाइन कर दी जाती है इस तरीके से तो हम कौन सी कर रहे हैं, साइमल्टेनियस नॉमिनेशन। ओके, तो इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है जो अब हम करने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम आपका मई में आने वाला है, तो हमें कवर करने हैं सारे टॉपिक जिनसे जो है आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो इम्पॉर्टेंट वन वी आर गोइंग टू डू नाउ, ठीक है? तो ये आपका इम्पॉर्टेंट ही था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ जैसे आपको पता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि अभी आपको कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आपको कोर्सेज पे जाके, जब आप कोर्सेज पे क्लिक करना है, यू हैव टू स्क्रॉल डाउन।
आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स दिखेगा। इसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस होती हैं। डिटेल स्टडी अगर आप प्रेफ़र कर रहे हो, तो आप मास्टर कोर्स में एनरोल कर लो। अभी भी टाइम है आपके पास काफ़ी। मार्च में चलो क्लोजिंग रहती है, बट देखो फरवरी है, अप्रैल है, ठीक है? तो आप कर सकते हो आराम से। तो आपको कोड यूज़ करना है वीक 80 टू गेट फ्लैट 80% ऑफ। इसी के साथ अगर आप इंडिविजुअल कोर्स में एनरोल करना चाहते हो कि आपका सिर्फ आईएएफएस का पेपर रहता है या एएफएम का, तो आप वो भी कर सकते हो एज़ पर योर नीड। और इसी के साथ 3 आवर का ट्रायल कोर्स भी है ये देखने के लिए कि क्लासेस कैसी हैं, नोट्स कैसे मिलते हैं, क्विज़ेज़ का क्या लेवल है। जस्ट रुपीज़ 1। बट अगर आपके पास अभी टाइम है कि आप मॉर्निंग इवनिंग 2 आवर्स की क्लासेस डेडिकेट कर सकते हो, 2 घंटे लगाने हैं सिर्फ। टोटल 60 लाइव क्लासेस है, 15 क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की। तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इसमें एनरोल कर सकते हो आप। आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं, सॉल्व पीवाईक्यू, एक्सक्यूज मी, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, कोड वीक्स 80% ऑफ मिल रहा है। अब अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, प्रैक्टिस की ही करना चाहते हो, तो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिल रहा है फ्लैट 80% में। इसी के साथ मैं आपको बता दूं मेंटर टॉक के बारे में। हर 15 दिन में एक मेंटर टॉक रहती है। अगर आपने अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, आप वो फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हो, आपको कोई और डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, एनीथिंग यू कैन डिस्कस विद मेंटर, स्ट्रेटेजी जानना चाहते हो कैसे स्टार्ट करें, वो इनिशिएट ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो मेंटर टॉक में एनरोल कर सकते हो। और अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल भी कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।